Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of October 2020. 7 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, जिनको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करना है, वो नीचे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं. दे कैन ज्वाइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आफ्टर दिस प्रीलिम्स ऑफ 4th of October वी हैव स्टार्टेड अगेन. एंड बस अगले साल के लिए सजेशन यही रहेगा कि आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, वेदर इट्स स्टैटिक वेदर इट्स करंट. आपको दोनों चीज़ें छोड़ के नहीं चलनी. कुछ ऐसा मत सोचना कि ये पैटर्न जो यूपीएससी का है वो फिक्स रहेगा. दे विल कीप ऑन चेंजिंग द पैटर्न्स, बट द वन सक्सेसफुल कैंडिडेट वही होगा जो स्टैटिक करंट और जो थोड़ा इधर उधर का वाइड रीडिंग भी रखेगा, है ना. सो पहले मैंने कहा था कि थोड़ा वाइड रीडिंग रखो. कुछ किताबें ऐसी ही पढ़नी पड़ती है अपने को कभी बिल्कुल हमको लगता है कि ये एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है, तो कई बार वो आ जाती हैं चीज़ें. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. स्टैटिक पढ़ो, करंट पढ़ो, दोनों चीज़ें बराबर पढ़ के चलो. ऐसा मत सोचना कि इस साल करंट नहीं आया तो अगले साल भी नहीं आएगा, अगले साल भी थोड़ा बहुत आ सकता है, हो सकता है स्टैटिक ना आए, है ना. तो यू नेवर नो व्हाट द पैटर्न इज़ गोइंग टू बी. सो आपको बैलेंस बना करके हर चीज़ में चलना है. एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट सम कुछ नए कोर्सेज हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं. जैसे इकोनॉमी के लिए काफ़ी लोगों ने बोला है, हिस्ट्री में मॉडर्न वाले पार्ट के लिए काफ़ी लोगों ने बोला है, एंड मॉडर्न मिडिएवल मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ स्टार्ट करूँ, है ना. आई विल वेरी सून स्टार्ट विद द सोर्सेज. मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या सोर्सेज मैं कंप्लीट कराऊंगा उन कोर्सेज में. सो लेट्स सी क्या होता है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल टनल इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द अटल टनल. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड. दूसरा कह रहा है इट इज़ अ हॉर्स शू शेप्ड सिंगल ट्यूब टनल बिल्ट अंडर द बनिहाल पास. सी स्टेटमेंट कह रहा है इट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर. एंड डी कह रहा है द टनल इज बिल्ट इन द पीर पंजल रेंजेस ऑफ द हिमालयास. ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, द 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग वॉज हेल्ड रिसेंटली. इट अडॉप्टेड द डिकेड 2020 टू 2030 एज. इनमें से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अभी रिसेंटली 2020 से 2030 को कौन सा डिकेड लिया है. सो ऑप्शन देख लीजिए. डिकेड ऑफ योगा, बी डिकेड ऑफ आयुर्वेदा, सी डिकेड ऑफ मेंटल हेल्थ, डी डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग. तो इनमें से कौन सा डिकेड लिया. तो इसका आंसर है डी डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग. तीसरा क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया ना, डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग इसका आंसर है. थर्ड क्वेश्चन था सौरिया पहाड़िया. इट्स अ प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी. सौरिया पहाड़िया एक प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी है, न्यूज़ में रहती है. आपको बताना है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स इनमें से कौन से स्टेट में है. ऑप्शंस आर ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या डी ऑल ऑफ दी अबव. तो सौरिया पहाड़िया, तो आप सोचिए इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है ए झारखंड. देखो एक्चुअली झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये आपका एक बिहार, इन तीनों स्टेट्स में ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में आती है, एसटी कम्युनिटी में आती है सौरिया पहाड़िया, है ना. तो इसका आंसर होगा ए झारखंड इस क्वेश्चन के हिसाब से. लेकिन अगर वेस्ट बंगाल और बिहार कर देते तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार तीनों इसका आंसर हो जाता. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस. और बाकी अटल टनल का तो आपको पता ही कि वो रोहतांग पास के पास है, एंड वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ये तो पता ही है अपने को. और वो पीर पंजल रेंजेस में ही है, याद रखिएगा. इट इज़ इन पीर पंजल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज. तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वो पीर पंजल रेंजेस में ही आता है ना. तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. अब मैं कल थोड़ा कुछ और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो भी चीज़ें हमने कल पीआईबी में 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हमको जाननी चाहिए. जैसे CENS, व्हाट इज़ दिस CENS. तो ये आप लोग पढ़ते रहा करिए. जो हम लोग अपने TEMSIAS.com, TEMSIAS.com जो हमारी वेबसाइट है TEMSIAS.com की, वहाँ पे हिंदू, PIB, एक्सप्रेस तीनों की नोट्स हम अपडेट करना फिर से शुरू कर रहे हैं अक्टूबर में, 6 अक्टूबर से, है ना. तो बीच में कुछ मिस हुआ होगा ज़रूर बिकॉज ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड ऑल, लेकिन अब दोबारा से वो स्टार्ट हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके रीडिंग इनकी लगाया करिए, है ना. एंड CENS क्या है. इट्स एन ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. याद रखिएगा CENS क्या है. इट इज़ द
सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, ये PIB की न्यूज़ में आया था। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। It has found that though nano crystals of inorganic chemicals cesium lead halide show the promise of white light emission, मतलब कि जो सीजियम लेड हैलाइड है वो वाइट लाइट एमिशन की प्रॉमिस तो करता है, मतलब उससे वाइट लाइट एमिशन तो होता है, विच इज़ अ वेरी ऑड बिहेवियर ऑफ द नैनो क्रिस्टल्स प्रिवेंटेड देम फ्रॉम कीपिंग द प्रॉमिस। एक बहुत ऑड बिहेवियर है जो कि इस प्रॉमिस को होने से रोकता है। तो ठीक है ना, ये उन्होंने पता किया CENS यानी कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। क्या है ये? एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी अभी, न्यू कैलेडोनिया, इसने इंडिपेंडेंस फ्रांस से रिजेक्ट कर दी है, मतलब कि ये फ्रांस का पार्ट बना रहेगा। इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्लान, जो डीकोलोनाइजेशन के प्लान के अंतर्गत ही था। न्यू कैलेडोनिया वॉज मतलब एक कहना चाहिए कि न्यू कैलेडोनिया क्या है, मतलब एक टेरिटरी है, फ्रांस की टेरिटरी है, ऑस्ट्रेलिया के पास है न्यू कैलेडोनिया। अगर आपको मैप देखना है तो ये देख लीजिए आप लोग, ये है ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया है ना, एंड दिस इज़ योर न्यू कैलेडोनिया। यहाँ पे ये आपका न्यू कैलेडोनिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास है यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया, एंड इट्स अ फ्रेंच टेरिटरी, फ्रेंच टेरिटरी है। अभी यहाँ पे एक्चुअली रेफरेंडम हुआ था विच इज़ अ पार्ट ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्लान, 1998 के नोमिया अकॉर्ड के अंतर्गत हुआ था। नोमिया अकॉर्ड, ओके, याद रखिएगा, नोमिया अकॉर्ड के अंतर्गत होता। बट जो न्यू कैलेडोनिया है उसने वोटिंग कर दी, एंड दे डोंट वांट फ्रीडम फ्रॉम फ्रांस एंड दे वांट टू रिमेन अ पार्ट ऑफ दैट, ओके, वो पार्ट रहना चाहते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो देखते हैं, पॉजिटिविटी रेट इन दिल्ली फॉल्स बिलो 5%। अभी देखिए पॉजिटिविटी रेट क्या है, कोविड-19 के टाइम पे ये शब्द काफ़ी सुना होगा आपने। तो पॉजिटिविटी रेट इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर एवरी 100 टेस्ट डन। हर 100 टेस्ट में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो आपका पॉजिटिविटी रेट कहलाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो अगर 5 लोग आ रहे हैं हर 100 व्यक्तियों में पॉजिटिव, तो मतलब 5% आपका पॉजिटिविटी रेट है, मतलब कि हर 100 टेस्ट करने में 5 लोग पॉजिटिव आ जाते हैं। 4% पॉजिटिविटी रेट का मतलब हर 100 व्यक्तियों में 4 व्यक्ति आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द पॉजिटिविटी रेट कि हाउ मेनी पीपल आर कमिंग पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव फॉर एवरी 100 टेस्ट डन। हर 100 टेस्टों में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आगे मूव करते हैं, 3 ब्लैक होल रिसर्चर्स गेट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। अब 3 ब्लैक होल रिसर्चर्स हैं जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया है। इनके नाम है रोजर पेनरोज ऑफ ब्रिटेन, पहला नाम याद रखिएगा, रोजर पेनरोज ऑफ ब्रिटेन, देन रीनहार्ड गेंजल ऑफ जर्मनी एंड एंड्रिया गेज ऑफ द US, ओके, याद रखिएगा, रोजर पेनरोज ऑफ ब्रिटेन, Reinhard Genzel of Germany and Andrea Ghez of the US, they have won the Nobel Physics Prize। इनको नोबेल फिजिक्स प्राइज दिया गया, ठीक है ना। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्जॉटिक फिनोमिना इन द यूनिवर्स, द ब्लैक होल। दे हैव बीन गिवन फॉर द ब्लैक होल। अब जो मिस्टर पेनरोज है उनको क्यों दिया गया? बिकॉज ही हैज शोड दैट इट इज़ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल, ओके। तो पेनरोज जी ने ये बताया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स। फिर जो मिस घेज थी, एंड्रिया जो आपकी घेज थी, शी इज़ जस्ट द 4th वुमेन टू रिसीव द फिजिक्स नोबेल प्राइज सिंस 1901। 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स दिया गया था। उसके बाद से अब तक चौथी महिला है एंड्रिया घेज जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है। पहली महिला थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन दिस प्राइज। 1903 में उनको मिला था, फर्स्ट वुमेन टू विन दिस प्राइज। 1903 में उनको दिया गया था, एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव इट ट्वाइस। दोबारा उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1911 में केमिस्ट्री के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैडम क्यूरी को जो पहला नोबेल प्राइज था 1903 में वो फिजिक्स के लिए मिला था, 1911 में उनको केमिस्ट्री के लिए मिला था, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको फैक्ट मैंने बता दिया, इसमें लिखा था। तो
जो ब्लैक होल टर्म है इट रिफर्स टू अ पॉइंट इन स्पेस वेयर मैटर इज सो कंप्रेस्ड, मतलब ब्लैक होल एक ऐसा पॉइंट होता है स्पेस पे जहां मैटर बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाता है, सो एज टू क्रिएट अ ग्रेविटी फील्ड फ्रॉम विच इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंप्रेस हो जाता है मैटर एंड एक ऐसी ग्रेविटी फील्ड बनाता है जहाँ से लाइट भी नहीं निकल पाती, मतलब उस ग्रेविटी में लाइट भी नहीं निकल सकती है, इस कारण से उसका नाम ब्लैक होल कहा जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज द ब्लैक होल। ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक फोटोग्राफ के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, ओके, कि ये कौन से अवार्ड को कौन प्रेजेंट करता है। जो आपका नोबेल असेंबली ऑफ द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का देती है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस का देती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो केमिस्ट्री, इकोनॉमी और फिजिक्स का देती है, इसके अलावा स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर का देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। एक नोबेल असेंबली ऑफ द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है वो आपका फिजियोलॉजी या मेडिसिन का देती है, देन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ये पीस का देती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स का देती है, एंड इसके अलावा स्वीडिश एकेडमी आपका लिटरेचर का देती है। सो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने आपको बताया, इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि नोबेल प्राइज़ देती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऊपर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यहाँ पे ऑथर ने एक्चुअली क्यों ये आर्टिकल लिखा है, अभी जो हाथरस में केस हुआ उसके बारे में और कुछ चीज़ों को देखते हुए ऑथर ने आर्टिकल लिखा है। ऑथर ने सबसे पहले 3 इश्यूज़ उठाए हैं। 3 इश्यूज़ में सबसे बड़ा जो रीज़न है उस इश्यूज़ का वो है गवर्नमेंट जुडिशरी का डिस्कनेक्ट। देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। ऑथर के कहना है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गया है एंड इन कारणों से यही एक रीज़न है जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो हमारा ब्रेकडाउन की तरफ है। होता क्या है कि जब ये गवर्नमेंट, जब ये जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इससे होता ये है कि एग्जीक्यूटिव को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तीसरा होता इससे ये है कि एक तो एग्जीक्यूटिव को बढ़ावा मिलता है और एग्जीक्यूटिव को ही मिमिक करने लगता है जुडिशरी। ओके, तो जुडिशरी भी स्लो हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच हैपन, जो डिस्कनेक्ट के कारण ये प्रॉब्लम है, उससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब ऑथर ने कहा कि पुलिस ज़्यादा एफिशिएंट है जुडिशरी से। कैसे कि अगर हम पुलिस में पेंडेंसी देखें केसेस की तो केवल 15% के आसपास आती है, और वहीं पे अगर हम कोर्ट्स की पेंडेंसी देखें तो वो 90% के आसपास आती है। ठीक है ना। एंड मतलब कोर्ट्स में ज़्यादा केसेस पेंडिंग है और पुलिस में कम। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाती है जजमेंट पास करने में, ट्रायल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑथर का ये कहना है कि अगर इतना टाइम लगेगा जजमेंट पास करने में तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सिंपल सी बात है, अगर जस्टिस डिले हो रहा है, आपका जस्टिस आपको लेट मिल रहा है तो उस जस्टिस का कोई मतलब नहीं रहता है। 10 साल बाद, 11 साल बाद अब उसका कन्विक्शन होता है तो कन्विक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में कन्विक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है ना। एंड जो टाइम है बिटवीन द इंसिडेंट एंड द पोटेंशियल पनिशमेंट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इंडिया में। द टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंट एंड द पनिशमेंट, दैट इज़ ह्यूज टाइम गैप, काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप हो जाता है। एंड दिस इज़ वन सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है ना। एंड सिंपल सी बात वही है, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावर गेन कर रहा है इस समय। अब फिर से एक वही चलन आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव थोड़ा और पावरफुल होता जा रहा है। बीच में जुडिशरी पावरफुल हो गई थी लेकिन अब एग्जीक्यूटिव और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है धीरे धीरे। अगला जो एडिटोरियल है वो है वैंकिशिंग वायरसेस। द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इज एन इंस्पिरेशन टू रिसर्चर्स वर्किंग ऑन SARS-CoV-2। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि अभी जो मेडिसिन में दिया गया है आपका नोबेल प्राइज़ वो दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस सी, है ना। हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी और उसके जो पोटेंशियल ट्रीटमेंट है उस कारण से उसको दिया गया है हेपेटाइटिस सी के डिस्कवरी के लिए हार्वी जे आल्टर, माइकल हूटन एंड चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। किसको? हार्वी जे आल्टर, माइकल हूटन एंड चार्ल्स एम राइस।
अब ऑथर ने कहा है कि ये जो चीज़ है ये एक तरीके से मोटिवेशन पैदा करेगी उन लोगों के लिए जो सार्स CoV-2 का इलाज ढूंढ रहे हैं, सार्स CoV-2 वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने इसमें एक चीज़ और बताई कि हेपाटाइटिस C वायरस से पहले भी हेपाटाइटिस V वायरस के लिए भी अवार्ड दिया जा चुका है। वो दिया गया था 1976 में, जब दिया गया था ये बरूच ब्लूमबर्ग को, याद रखिएगा, बरूच BARUCH, बरूच ब्लूमबर्ग को 1976 का नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर मेडिसिन, और ये दिया गया था हेपाटाइटिस B वायरस के लिए, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है फॉर दोज हु आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग अ क्योर फॉर सार्स CoV-2 वायरस, है ना, जो कोरोना वायरस के लिए ढूंढ रहे हैं। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इसको और ज़्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए। दिस इज़ समथिंग दैट शुड बी प्रमोटेड एंड तभी जाकर के आप इस तरह के इंसेंटिव्स देंगे, इस तरह का मोटिवेशन मिलेगा, तभी जाकर के और ज़्यादा डिस्कवरीज होंगी। अगला जो आर्टिकल है वो है अ वेकअप कॉल फॉर द रिपब्लिक, आर्टिकल रिटन बाय कपिल सिब्बल। अब यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है बेसिकली कि जो एक तरीके से क्रिटिसिज्म किया गया है, क्यों वायलेंस, पहले चीज़ तो वायलेंस क्यों हो रहा है, कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वायलेंस के, और लीगल सिस्टम के सही तरीके से काम ना करने के कारण लोगों का जो ट्रस्ट है वो थोड़ा डिक्रीज होता जा रहा है, एंड सोल्यूशन भी लीगल सिस्टम में ही है। ऑथर का कहना है कि सोल्यूशन भी लीगल सिस्टम में ही है। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंसेज हैं और क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ वायलेंस ऑथर ने बताया वो है कास्ट बेस्ड क्रिमिनल टारगेटिंग। तो ऑथर ने कहा देयर इज अ कास्ट बेस्ड क्रिमिनल टारगेटिंग हैपनिंग इन दिस कंट्री। दलित्स आर ऑफन विक्टिम्स ऑफ अपर कास्ट ब्रुटैलिटी, which is author is saying Dalits are often victims of upper caste brutality and iniquitous caste structure accompanied by unforgiving mindset allows such crimes to be committed with impunity। तो वही ऑथर ने कहा कि एक जो अपर कास्ट और जो ये एक स्टीरिया बन गया है एक तरीके से सोसाइटी में कि भाई कुछ कास्ट अपर कास्ट हैं, कुछ लोअर कास्ट हैं, ये एक दिमाग में बना लिया है लोगों ने, और उस कारण से बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटीज़ होती हैं। ओके, तो ये कास्ट बेस्ड जो क्रिमिनल टारगेटिंग है दैट इज़ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली एज पर दी ऑथर। दूसरा जो ऑथर ने कहा है जो वायलेंस का एस्पेक्ट है वो है रिलीजियस प्रिडिलेक्शंस। ओके, तो रिलीजियस कारणों से भी बहुत ज़्यादा, रिलीजियस रीजन्स के कारण भी बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। पहला हमने देखा कास्ट बेस्ड, दूसरा है रिलीजियस रीजन्स के कारण, ठीक है ना। मतलब एक जो मेजॉरिटी व्यू है, एक जो आपका डोमिनेंट रिलीजन है, एक माइनॉरिटी रिलीजन है, और कुछ ना केवल मेजॉरिटी माइनॉरिटी रिलीजन्स की बात है, बाकी सारे रिलीजन से अगर आप देखो तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुपीरियर ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं है ये, कोई ना हर रिलीजन अपने आप को सुपीरियर ठहराने की कोशिश कर रहा है। बातें सब में सेम लिखी है लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं हमारा ज़्यादा सुपीरियर है, आपका इन्फीरियर है, एंड इस कारण से भी कई सारे वायलेंसेस रिट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। तीसरा ऑथर ने कहा है देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। अब तीसरा आइडियोलॉजी का भी है। अगर आप मेरी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं तब तो आप मेरे हिस्से हैं, बट अगर यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई आइडियोलॉजी देन यू आर माई एनिमी। दिस इज एन आइडियोलॉजिकल डिबेट, जिस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंसेज होते हैं। तो ऑथर ने कहा है कि एक तो हमने कास्ट बेस्ड देखा, दूसरा हमने रिलीजियस देखा, और तीसरा आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी हमने देखा, जिस कारण से वायलेंस हो रहा है, ठीक है ना। लीगल सिस्टम का क्या स्टेट है? सो द रूल ऑफ लॉ टू प्रिवेल द लीगल सिस्टम मस्ट इक्विप इटसेल्फ टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लॉ। तो ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे जो लॉ की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको हमें फुलफिल करने के लिए हमारा जो लीगल सिस्टम उसको बहुत ज़्यादा इक्विप होना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो, अनबायस्ड रहे, गिल्टी को पनिशमेंट मिले, ये हमको मेक श्योर करना है। इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, अनबायस्ड हो, और गिल्टी जो है उसको पनिशमेंट मिले, ये सारी चीज़ हमको देखनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग। अब ऑथर एक चीज़ और बोलता है कि रीसेंट जो ट्रेजिडीज़ हैं अगर आप वो देखें तो उसमें आपको लगता है कि जो स्टेट का रोल है इन्वेस्टिगेशन में और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा अनबायस्ड नहीं रहा है। तो सिंपल सी बात वही चीज़ ऑथर बोल रहे हैं कि ये अनबायस्ड होगा तभी जाके प्रॉपर जो गिल्टी है उसको पनिशमेंट मिल पाएगी, तभी जाकर के लोगों का जो ट्रस्ट है इन द जुडिशरी, इन द होल रिपब्लिक सिस्टम, वो ट्रस्ट बन पाएगा। तो ऑथर ने कहा कि फॉर रीबिल्डिंग द ट्रस्ट ऑन द रिपब्लिक सिस्टम यू मस्ट, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो फेयर होनी चाहिए।
नो स्टैंड ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल 50 बताना चाहता था आपको, ये क्वेश्चन आया भी था इस साल यूपीएससी में, वैसे ही मैंने बताया था पहले भी आपको। आर्टिकल 50 इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि बोलता है कि देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। देयर शुड बी अ प्रॉपर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। एंड इस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में इतना वाटर टाइट सेपरेशन नहीं होता है, लेकिन जुडिशरी जो है वो सेपरेटेड रहती है फ्रॉम द टू। दिस इज आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। राफेल टू फ्लाई इन एयरफोर्स डे परेड। तो एयरफोर्स डे परेड में विजय फॉर्मेशन में लीड करेगा आपका जगुआर्स और मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स के साथ आपका ये राफेल है ना। राफेल डसॉल्ट एविएशन फ्रेंच कंपनी है, उसके थ्रू बनाया गया है एंड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो फाइटिंग है, तो आपको पता चल गया ना कौन सा रीजन के कारण है, नगोर्नो काराबाख रीजन। नगोर्नो काराबाख रीजन क्यों फाइटिंग हो रही है? क्योंकि अजरबैजान का हिस्सा था नगोर्नो काराबाख, जिसने कि खुद ही 1990s में खुद को इंडिपेंडेंट करके आर्मेनिया का हिस्सा बनने की बात कह दी। लेकिन आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नगोर्नो काराबाख को अजरबैजान का पार्ट समझती है। अजरबैजान की हेल्प कर रहा है टर्की। टर्की बहुत लॉयल फ्रेंड है अजरबैजान रीजन का, है ना। तो उसने काफ़ी ज़्यादा उनकी मदद की है और इसी कारण से डिस्प्यूट अभी तक बढ़ता जा रहा है। सर्विसेज PMI शोज स्लम्प ईजिंग बट जॉब लॉसेज स्वेल। तो सर्विसेज PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निकालता कौन है? तो निक्की और IHS मार्केट ग्रुप निकालता है। निक्की और IHS मार्केट ग्रुप निकालता है ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। मंथली बेसिस पे निकाला जाता है ये। इसमें इंपॉर्टेंट है 50 का मार्क। 50 के ऊपर आपका एक्सपेंशन है, 50 के नीचे आपका कॉन्ट्रैक्शन है। याद रखिएगा 50 के ऊपर आपका एक्सपेंशन शुरू होता है, 50 के नीचे आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। याद रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट थी। आगे मूव करें तो कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम यहाँ तो नहीं है। एक टर्म ज़रूर न्यूज़ में था आज, हॉकिश और डोविश। तो आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ हॉकिश एंड डोविश पॉलिसी के बारे में। ओके तो हॉकिश एंड डोविश की बात करें अगर, तो हॉकिश जो पॉलिसी होती हैं दे आर द बेसिकली दे स्लो द इकोनॉमिक ग्रोथ। वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करती हैं। हॉकिश पॉलिसीज इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करती हैं एंड इन्फ्लेशन को रोकती है। तो इन्फ्लेशन को रोकने वाली जो पॉलिसी है वो हॉकिश है। इन्फ्लेशन को रोकने वाली पॉलिसी मतलब कि जो रेपो रेट है, जो पॉलिसी रेट है, जो बैंक रेट है, ये सब बढ़ा दिए जाएँ। ये सब अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो वो इन्फ्लेशन को रोकने का काम करेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है हॉकिश पॉलिसी। डोविश पॉलिसी मतलब कि जो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करे। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे कि रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे, आप इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे, तो वो आपका डोविश पॉलिसी कहलाएगा। सो ये थी हॉकिश और डोविश पॉलिसी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।